हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, देन हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, सर बहुत कम आवाज़ आ रहा है। रुकिए 1 मिनट। अब आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर ठीक। ओके, देन हम ये कह रहे थे कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था एंड सर थोड़ा माइक को पास रखिएगा तो अच्छे से आवाज़ आएगा। ओके ओके, 1 मिनट। अब ठीक है? ओके, देन हम थर्ड जो आपका सब मॉड्यूल है, सोशल साइकोलॉजी। देखिए ये जो लाइन है, द प्रीवियस चैप्टर कंसीडर द एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल। कह रहा है कि जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा उसमें जो भी एबिलिटीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की और जो भी लिमिटेशंस थी वो एक सिंगल पर्सन के लिए थी कि अगर कोई सिंगल एम ही काम करता है, इंडिविजुअल कोई काम करता है, उसके बारे में वो सारे पॉइंट्स थे एंड एबिलिटीज़ थी जो कि हमने पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। कह रहा है दिस chapters draw together issue relating to social context in which the aircraft maintenance engineer work. This includes the organization in which he works and how responsibility may be delegate, motivation, aspect of team working, supervise and leadership. कह रहा है कि इस सब मॉडल या फिर जो आपका चैप्टर है इसमें हम उसका सोशल एक तरह से जो कल्चर है उससे बात कर रहा है कि हमारा उससे उसका रिलेशन क्या है, एक तरह से एक इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप में उसका एक तरह से रिलेशन क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे, और उसका रिलेशन फील्ड से क्या है जहाँ पे वो काम करेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी एंड उसका मोटिवेशन कैसा होगा, टीम वर्किंग कैसा होगा, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये सारी एस्पेक्ट को इस चैप्टर में आपका इंक्लूड कर रहा है। ओके, एक तरह से ये कवर करेगा इसमें। नेक्स्ट जो आपकी एक टॉपिक आ जाती है सोशल एनवायरनमेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क विद इन अ सिस्टम। ये जो लाइन है कह रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है एक सिस्टम में काम करता है, मतलब उस एक इन्वायरमेंट में काम करता है, और वो इन्वायरमेंट इंक्लूड कर रहा है कुछ एक तरह से कुछ टॉपिक, एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ कंटेंट में इसको एक्सक्लूड किया गया है और बांटा गया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो बता रहा है कि किस तरह से हम इस सिस्टम को, और ये जो सिस्टम है जिसमें ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर रहा है उस सिस्टम को ये बांटा है एंड इस सिस्टम को ये कह रहा है कि उसे हम मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं, और इस मेंटेनेंस सिस्टम
को क्या किया है कि कुछ कुछ पार्ट्स में बांटा है, जो ये मॉडल में हम देखेंगे। जो मॉडल है स्फेयर वाली, इसमें इस सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड हर एक सिस्टम को ये बता रहा है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, एंड लिख रहा है there are various factors within this system that impinge on aircraft maintenance engineer, ranging from his knowledge, skill, abilities discussed in previous chapters। कह रहा है कि जो सिस्टम है उसमें ये क्या करते हैं, इसमें वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के टास्क को या फिर उसके एबिलिटीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इम्पिंज करते हैं, और जो कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग है, स्किल के अकॉर्डिंग है, एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। और कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में हम वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पढ़े थे, यहाँ पे हम वर्किंग एंड सोशल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यह आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको। सो आपका जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ, आपको ये मॉडल समझा देता हूँ कि हाँ ये मॉडल किस तरह से है। देखिए इस मॉडल का फर्स्ट जो, या फिर एक तरह से कह दीजिए मेंटेनेंस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो से हम कहते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर, जैसे जो एएमई है। तो उससे रिलेटेड क्या ये कह रहा है मॉडल में कि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल कैसी है, एबिलिटीज़ कैसी है, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मॉडल से ये इंटर रिलेट कर रहा है कि मेंटेनेंस इंजीनियर का जो ये मेंटेनेंस सिस्टम है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो बता रहा है इसमें। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट था मेंटेनेंस सिस्टम का, वो था आपका मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड जो है इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है ये क्या क्या कंक्लूड कर रहा है, तो देखते हैं। इसमें फैसिलिटीज़ है, जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में, उसकी फैसिलिटी क्या है, वेदर कंडीशन कैसा है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट डिज़ाइन क्या है, इक्विपमेंट कैसे हो रहे हैं, टूल कैसे हैं, पार्ट्स कौन से हैं, रिटन एंड कंप्यूटराइज जो मैनुअल्स है, मटेरियल है वो कैसे हैं, टाइम प्रेशर है या नहीं है, टीम वर्क कैसा है, एंड कम्युनिकेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें कह रहा है रिलेट कर रहा है इमीडिएट इन्वायरमेंट में। तो ये इमीडिएट इन्वायरमेंट के ये फैक्टर हैं, या फिर ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इमीडिएट इन्वायरमेंट को, एक तरह से हम ये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका सुपरविज़न है। सुपरविज़न में देखिए क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ये। प्लानिंग आपका ऑर्गेनाइज करना, जो कि सुपरविज़न के अंतर्गत आ रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज करना, डिलीगेट करना, इंस्ट्रक्टिंग, ओजीटी, फीडबैक, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग, मतलब टीम को एक तरह से मेक करना। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस, डिलीजेटिंग, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, टास्क के बारे में, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी वो एक सुपरविज़न के अंतर्गत आपका आता है। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कंक्लूड क्या कर रहा है या फिर इंक्लूड कर रहा है फिलॉसफी कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, वर्किंग इन्वायरमेंट की, कि काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारी। उसकी पॉलिसी कैसी है कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है, किस बेस पे होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग कल्चर या फिर पॉलिसी होती है। वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा है। फिलॉसफी, पॉलिसी, उनकी प्रोसीजर एंड उनकी प्रोसेस कैसे हैं, प्रोसेस सिलेक्शन किस तरह से है, ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, एंड उनकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर रहा है। रेगुलेशन में आप देखिए, रेगुलेशन में जैसे कि हम CAR पढ़ते हैं उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रेगुलेशन होता होगा। सो ये रेगुलेशन के बारे में ये कह रहा है कि सेफ्टी रेगुलेशंस है, सेफ्टी प्रमोशन है, रेगुलेटरी स्टाइल है, ये रेगुलेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड लास्ट वन जो ये मेंटेनेंस सिस्टम का पार्ट है उसे वाइडर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वाइडर इन्वायरमेंट में कह रहा है इकोनॉमिकल क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि इकोनॉमी उसकी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, वो सारी चीज़ें वाइडर इन्वायरमेंट में आती हैं। पब्लिक परसेप्शंस कैसा है उस इंडस्ट्री के प्रति, मतलब पब्लिक परसेप्शन का अर्थ ये हो गया कि बिलीव कैसा है पब्लिक का, उससे लगाव है इंडस्ट्री से कि नहीं है, किसी को भरोसा है उस इंडस्ट्री पे या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होता है वाइडर इन्वायरमेंट में। तो ये जो मेंटेनेंस सिस्टम था ना, ये इसके ये कुछ पार्ट्स थे जो कह रहा है कि ये मेंटेनेंस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर, इमीडिएट इन्वायरमेंट,
सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन एंड वाइडर इन्वायरमेंट। तो ये जो आपके 6 पार्ट हो रहे हैं तो वो इनको लिखा है एंड इनके एग्जाम्पल्स दिया है ताकि आप इन्हें समझ सकें कि ये इनमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? एनीवन? आपको इतना समझ में आया? रिप्लाई कीजिए। यस सर। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ इस यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, तो आप उसे रीड करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर किस पार्ट, मेंटेनेंस पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। ओके, ये है आपका। पैरा 1.2 जो है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क फॉर अ कंपनी आइदर डायरेक्टली एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। इट इज़ important to understand how the organization in which engineer works might influence him. Every organization or company employ maintenance engineer will have different way of doing things. तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी में ये कह रहा है कि AME जो होते हैं वो वर्क करते हैं कंपनी में एंड या फिर वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के बेस पे काम करते हैं। एंड ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये जो इंजीनियर हैं या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इंजीनियर्स के वर्क पे। ओके, जैसे कि आपकी पॉलिसी कैसी है, आपकी रेगुलेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करता है इंजीनियर के वर्क पे। आपके टाइम शेड्यूल कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एम्प्लॉय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर विल हैव डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब कि ये वे ऑफ डूइंग थिंग्स इसे ही हम कल्चर कहते हैं कि जो भी कंपनी है वो किस तरह से रन कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से रन कर रही है, वहाँ पे मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है, वैसे हम कहते हैं वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब कि वहाँ पे कैसे काम हो रहे हैं, ये उसका कल्चर होता है। इसे ही हम कल्चर को बेस्ट एक तरह से ये कल्चर का डिफाइन करते हैं कि कल्चर को डिफाइन करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वे ऑफ डूइंग थिंग्स देयर, या फिर ये हो जाता है कि वे ऑफ डूइंग थिंग्स देयर, वहाँ पे काम कैसे होते हैं वो उसका कल्चर है। तो ये कह रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है और ये वो अलग अलग तरीके से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो AME है वहाँ पे काम करते हैं, सबका अलग अलग रूल होता है। तो जब अगर आप चेंज करते हैं ना एक कंपनी से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, सो आपके वर्क पे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है। तो ये एक इन्वायरमेंट है ना कि आप एक इन्वायरमेंट में काम किए, अब एक आप दूसरे इन्वायरमेंट में गए जहाँ का कल्चर अलग है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से टाइम लगता है आपको एक तरह से उस कल्चर में ढलने का, फिट होने का, एक उसके रिदम में आने का। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एयरक्राफ्ट AME के वर्क पे। तो ये सारी चीज़ों को हमें इसमें इंक्लूड करना है और ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखा सोशल फिजियोलॉजी, जिसमें वर्किंग इन्वायरमेंट इसका मेन पार्ट है एंड मोटिवेशन, इंजीनियर से रिलेटेड हर एक चीज़, मोटिवेशन से लेकर के उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ओके, देखिए हमने वो लाइन बोला कि वे ऑफ डूइंग थिंग्स हियर, मतलब कि जैसा काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये नेक्स्ट आपको लिख दिया है कि यही क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, जो कि एक बेस्ट डिफिनेशन है ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग। एक बार हम प्रीवियस में फिर से आपको दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ देख लीजिए, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, ये हो गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का डिफाइन है। They will have their own company philosophy, policy, procedure, selection, training criteria, and quality assurance method. Culture will be discussed further in separate section in this chapter 5. कह रहा है कि हर एक कंपनी का अपना अलग फिलॉसफी होता है, अलग प्रोसीजर होता है, अलग ट्रेनिंग सिस्टम है, मेंटेनेंस सिस्टम अलग है एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी कुछ अलग तरीके से होता है। तो सबका अपना अलग अलग रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर होता है। तो ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को, या फिर ये जो कल्चर है हर एक कंपनी की कल्चर क्या है, तो ये सेक्शन हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे चैप्टर 5 के।
सब मॉडल एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सब मॉडल 5 के में हम इसको पढ़ेंगे, ये कह रहा है फर्दर स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ ये जो पैरा 1.3 है ना, ये इंक्लूड कर रहा है क्या, द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी पॉजिटिव और निगेटिव। ऑर्गेनाइजेशन में इनकाउंटर देयर एम्प्लॉय both financially with their career incentive and take notice problems that engineer encounter, attempting to learn from these and make changes where necessary or possible। कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से कल्चर है ना, वो निगेटिव अफेक्ट भी कर सकता है या फिर पॉजिटिव एक तरह से इम्पैक्ट करता है इंजीनियर्स पे। ओके, ये मतलब ये कह रहा है कि एक तरह से या पॉजिटिव हो सकता है इंजीनियर्स के लिए या फिर निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग कंपनी से आए हुए हैं। मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ लेफ्ट किया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, क्या पता जिस रूल और रेगुलेशन आपको मान लीजिए फर्स्ट वाला पसंद नहीं था, क्या पता आपको सेकेंड वाले जो ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन किया उसके प्रोसीजर, रूल, सारे सिस्टम या फिर उसका कल्चर आपको पसंद आ गया, तो वो आपको एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट किया एंड दूसरे में गए, तो वो क्या हुआ, जस्ट पूरा अपोजिट हो गया आपके सोच का। सो क्या हुआ, वो एक तरह से आपके निगेटिव अफेक्ट करेगा। आप थोड़ा सा वहाँ पे एक तरह से स्ट्रेस फील करोगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके सारे प्रोसीजर रूल्स में ढलने के लिए या फिर उसके कल्चर में आपको ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहा है। ओके, देखिए लिख रहा है दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस में lead to problem of poor industry relation, high turnover of staff, increased absenteeism, and most importantly for aviation industry more incident and accident due to human error। कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेसेस है ना, ये किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं इंजीनियर पे। पुअर इंडस्ट्री रिलेशन मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी को लेकर के, तो क्या होगा, आपका जो बिहेवियर होगा ना अलग लोगों से या फिर इंडस्ट्रियल जो रिलेशनशिप होगा ना वो आपका अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होगा। एंड आप क्या होंगे, हाई टर्नओवर ऑफ स्टाफ एंड इंक्रीज एब्सेंटिज्म मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक तरह से एब्सेंट होंगे वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कह रहा है कि एविएशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एविएशन इंडस्ट्री मोर इंसिडेंट एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर। और ज़्यादा से ज़्यादा एविएशन, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स होगा ह्यूमन वजह से। ओके, तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस इस तरह से अफेक्ट करता है इंजीनियर पे। आपको ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ओके, इट्स गुड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है पैरा 2 है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब कि इसमें हम उन टॉपिक्स को बात करेंगे। ये है ना जो ये जो चैप्टर है सब मॉडल सोशल इन्वायरमेंट या फिर सोशल फिजियोलॉजी जिसे कह रहे हैं, इसमें आप एक एएमई से रिलेटेड हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेगा, जैसे कि मोटिवेशन से लेकर के सारी चीज़ों को, उसका बिहेवियर क्या है, वो वर्क कैसे करता है, वो सोचता क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है, सुपरविज़न क्या है, ये सारी चीज़ों को इसमें कवर करेगा। तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है या फिर पैरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब कि अगर एएमई है वो अगर इंडिविजुअल काम कर रहा है तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और अगर ग्रुप में काम कर रहा है तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये पैरा में ये कवर करेगा। ओके, सो हम देखते हैं क्या यहाँ पे लिखित है। बीइंग एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, कह रहा है कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होना ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है। क्लियरली द इंजीनियर प्ले अ पार्ट इन सेफ एंड एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग पब्लिक व्हेन दे यूज एयरक्राफ्ट। कह रहा है कि जो इंजीनियर होता है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर एक रोल को प्ले करता है जिसकी वजह से एयरप्लेन की सेफ्टी बनी रहती है और पैसेंजर की भी सेफ्टी, एक तरह से ट्रेवलिंग जो पब्लिक है उनकी सेफ्टी
बनी होती है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव करते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के एरोप्लेन के एक्सीडेंट कम या होते हैं या फिर इंसिडेंट कम होते हैं। जैसे कि आप पहली बार आप सुनते हैं कि इंडिगो बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी एयरलाइन है, उसकी वो चीप भी है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, उससे हम फ्लाई करेंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम इंडिगो में फ़्लाइट में बैठे और कोई टेक्निकल इशू हो गया एंड आपको कोई थोड़ा सा ज़्यादा, आप एक तरह से समझ ले कोई टेक्निकल इशू हो गया तो आप सोचेंगे एयरलाइन में तो हम नहीं बैठेंगे, आपको एक तरह से शक मिल जाता है कि नहीं, तो आपका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस रहा वो ख़राब हो गया, तो आप उसमें फिर अगेन बैठने में हिचकिचाएंगे या फिर सोचेंगे कि हम क्या करें, हम उसमें फिर इस एयरलाइन को प्रेफर करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक परसेप्शन में आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा ट्विटर पे या फिर आप लोगों लिंक्डइन में होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उनकी टिकट की बैक नहीं मिल पा रहा है, अगर टिकट कैंसिल हुआ है तो लेट हो रहा है। तो उनकी स्पाइस जेट की या फिर इंडिगो, स्पाइस जेट की ज़्यादा हमने प्रॉब्लम देखी है। स्पाइस जेट का क्या होता है ना कि उसका बहुत इशू होता है टिकट कैंसिलिंग में, और वो जल्दी वो रिपेड नहीं करता है पैसा, उसमें थोड़ा इशू हो जाता है काफ़ी लोगों का, तो वो लोग लिंक्डइन पे ऐसा पोस्ट डाल देते हैं लोग। तो स्पाइस जेट की एयरलाइन खुद आके उसका HR या फिर जो टिकटिंग का जो मैनेजर होगा वो कमेंट करता है कि आप अपनी ID बताइए, हम उसे रिचेक करेंगे और आपको पैड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिंक्डइन ज्वाइन करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कल्चर है, चाहे इंडिगो है या फिर विस्तारा है या फिर स्पाइस जेट है एंड एयर इंडिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइस जेट में देखा है टिकटिंग को लेकर के इशू, पैसेंजर इशू बहुत होते हैं स्पाइस जेट में। अगर आप लिंक्डइन ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी नेटवर्क अच्छी होगी लिंक्डइन पे, तो आपको ऐसे पोस्ट काफ़ी मिल जाएंगे देखने को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, if something is considered responsible they are liable to be called account as being charged or control or answerable for something। कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर कहा गया, कंसिडर किया गया कि आप रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, मतलब कि आपको उसके योग्य होना चाहिए। किस चीज़ के लिए योग्य होना चाहिए कि वो आपके कंट्रोल में है, मतलब कि जो आपके काम दिया गया है। हम कह रहे हैं कि आप एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी में कोई इशू हुई तो हम आपसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई कोई, तो वही कह रहा है कि आंसरिंग ऑफ समथिंग, अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो आंसर कौन देगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिस्पॉन्सिबल का ये एक डेफिनेशन है, एक तरह से ये बोला है कि रिस्पॉन्सिबल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर इफ़ समवन कोई रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है किसी टास्क के लिए, तो वो आंसरिंग, उसके पास आंसर होना चाहिए। अगर कोई इशू या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्यों वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आंसरिंग के लिए। ओके, या फिर वो लायबल है, तो ये कह रहा है। ओके, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सिंपल सा डेफिनेशन है। पैरा 2.2 हम देख लेते हैं। आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ओके, यस सर, यस। ओके, देन हम पैरा 2.2 को देखते हैं क्या कह रहा है। विद इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी स्प्रेड अक्रॉस all those who play a part in activity. This ranges from accountable manager who formulate policy through management and set procedure, or supervisor team or engineer and individual within those team. Flight crew also play a part. They are responsible for carrying out pre-flight check and work around highlighted aircraft falls to maintenance personnel। कह रहा है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री या फिर एक्टिविटी को स्प्रेड कर रही है, मतलब को फैली पड़ी है पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कह रहा है कि ये यहाँ तक कि ये अकाउंटेबल मैनेजर तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी स्प्रेड है। किस तरह से? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसी बनाता है, उसका कल्चर कैसा है, रेगुलेशन कैसा है, एंड मैनेजमेंट वही देखता है, प्रोसीजर्स को क्रिएट करना, सुपरवाइजर्स को उसको देखना, एंड टीम ऑफ इंजीनियर्स को देखना, ये सारी चीज़ें अकाउंटेबल मैनेजर का है। तो ये कह रहा है एक तरह से ये यहाँ तक इंटर रिलेट है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस
ये जो सिस्टम है ये पूरा इंटर रिलेट है, अकाउंटेबल मैनेजर तक ये इसकी पार्ट है। एंड कह रहा है कि ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में ये भी आ जाता है फ्लाइट क्रू, क्योंकि ये भी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन में या फिर चेक में ये शामिल होता है। सो ये भी कह रहा है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के पार्ट में ये भी आपका आ जाता है। ओके, एंड कुछ हाईलाइटेड एयरक्राफ्ट फॉल्स अगर होते हैं तो वहाँ पे भी ये शामिल होता है। वो बताएगा जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसे टेक्निकल इशू होते हैं तो पायलट बताता है कि हाँ क्या हुआ था या फिर उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि विदाउट इंजीनियर कुछ समझे वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसको इशू समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ हाईलाइटेड या फिर कुछ ऐसे फॉल्स होते हैं जहाँ कि पायलट क्या करता है वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके, तो इस तरह से ये भी पायलट भी एक तरह से आपका मेंटेनेंस के इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाता है। ये आपका 2.2 पैरा हुआ। नेक्स्ट जो है ना आपका है वर्किंग एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप। कह रहा है कि अभी आपका ये जो टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल एंड ग्रुप का, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा 2.3 पैरा से। इसमें सारी चीज़ें बताएगा कि अगर आप इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी एडवांटेज ऐसे क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तब आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेगा। कह रहा है कि जब भी हम इंडिविजुअल काम करते हैं तो उस टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे टास्क को कोई क्रॉस चेक वगैरह ये सारी चीज़ें करने के लिए नहीं हो जाता है। तो ट्रेडिशनली कह रहा है कि मेंटेनेंस इंजीनियर इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन कंसीडर्ड इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप और टीम। मतलब कि एक इंडिविजुअल के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ग्रुप में जब आप काम करते हैं तो आप उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि हर एक पर्सन पूरे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे केवल आप होते हैं या फिर एक सिंगल पर्सन क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो टर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये कह रहा है ट्रेडिशनली हम इंडिविजुअल के लिए ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है दिस इज अ हिस्टोरिक एंड हैज़ मच टू डू विद द मैनर विद इंजीनियर एंड लाइसेंस एंड द वे विच वर्क इज सर्टिफाइड। दिस इज हैव बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कह रहा है कि हिस्ट्री के मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर अभी जिस तरह से जिस मैनर में इंजीनियर जिसके पास लाइसेंस है और वो काम कर रहा है सर्टिफाइड है, तो उससे रिलेटेड कुछ एडवांटेज भी हुए हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हमें मिले हैं। सो ये देखेगा, आगे देखते हैं क्या ये बता रहा है एडवांटेज में। द मेन advantage to individual responsibility is that an engineer understand clearly that one or more tasks have been assigned to him। कह रहा है कि जो एडवांटेज है इंजीनियर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो इंजीनियर है उसका, ये क्या होता है कि ये इसको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्लियरली, ये कि इसको उसे अंडरस्टैंड होता है, वो पूरा जानता है कि हाँ मुझे ये टास्क करना है और किस टास्क के लिए हमें कहा गया है, वो क्लियरली उसको पता होता है। अदरवाइज अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो उस टास्क को नहीं करेगा। ओके, एंड इट इज़ हिज जॉब टू डू देम। कह रहा है कि वो पूरी अच्छे से वो क्या होता है एक तरह से क्लियर होता है अपने टास्क के लिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव होता है टू एन इंजीनियर टू डू वर्क करेक्टली नोइंग दैट ही विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। और कह रहा है कि वो खुद के वो पूरा इसके बारे में जानता होता है कि हाँ ये टास्क कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और अगर कुछ गलत हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही होऊंगा। सो ये एक एडवांटेज है एक तरह से कि वो क्या होता है वो पूरी तरह से अपने आप पे बिलीव होता है या फिर एक तरह से उसके पास कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये जो टास्क है ये मैं पूरे अच्छे तरह से समझता हूँ और मैं इसे अकेले या फिर इंडिविजुअल पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको नहीं लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं लेंगे ऐसा टास्क। एंड ये कह रहा है कि वो कर सकता है और ये जानता है, क्योंकि वो अगर उसने टास्क लिया है तो वो जानता है कि हाँ अगर कुछ गलत हुआ इस टास्क में तो इसके लिए केवल मैं ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और अगर कुछ होता है तो मुझसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक तरह से इसकी एडवांटेज में इंक्लूड कर रहा है।
Main disadvantage of any emphasis upon personal responsibility is it that this may overlook the importance of working together as cohesive team or group to achieve going. कह रहा है कि इंडिविजुअल जो भी एक अगर सिंगल पर्सन काम करता है, इंडिविजुअल मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप सिंगल ही हमेशा टास्क किए हैं ऑलवेज मान लीजिए, ओके। सो आप क्या सोचते हैं, कह रहा है कि डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि वो जब ग्रुप में जाता है ना तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसका कल्चर नहीं है वो ग्रुप में काम करने का। वो ऑलवेज उसका एक तरह से इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं किया है ग्रुप में, वो हमेशा सिंगल हो करके या फिर इंडिविजुअल रूप में ही अच्छे से अपने वर्क को, अपने टास्क को कंप्लीट किया है। तो अगर वो ग्रुप में जाता है ना तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसीलिए वो क्या समझता है, वो ये समझता है, वो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर ग्रुप में काम करने की इम्पोर्टेंस को क्या करता है, निगलेक्ट करता है, ओके। और अगर ग्रुप में जाता है तो उसकी जो गोल है उस पर वो फोकस नहीं करता है। वो क्या करेगा ना, अगर ग्रुप में भी काम उसे मिल जाएगा कि 4 लोग मिल गए और ग्रुप में वो जा रहा है तो वो बस अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है और अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है, वो दूसरे पे फोकस नहीं करता है। एक तरह से ये डिसएडवांटेज यहाँ पे कही गई है क्योंकि उसका कल्चर नहीं है ग्रुप में काम करने का, तो वो ऐसा बिहेव नहीं कर पाएगा जैसे ग्रुप या फिर टीम मेंबर्स करते हैं। क्योंकि वो हमेशा इंडिविजुअल काम किया है तो वो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा, तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। तो बस ओनली वन डिसएडवांटेज जो कि यहाँ पे इंक्लूड है, और ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है, इट्स नॉट गुड। आप सबको ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज समझ में आई? हेलो, give your response. हेलो, आप सबको समझ में आए? हेलो, यस सर। ओके, हमें वेट करना पड़ जाता है आप लोग के रिप्लाई के लिए, आप लोग फास्ट रिप्लाई किया करिए। ओके, देन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये सेशन अभी क्लोज हो जाएगा, सो मैं इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, ओके? ऑल ऑफ यू हियर मी? यस सर। ओके, देन मैं इसको क्लोज करता हूँ कि 35 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैं फिर से क्लोज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। पैरा आपका 2.3.2 है। फर्स्ट मैं आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपको जो भी मैंने प्रीवियस बताया एक इंडिविजुअल के लिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आप सबको समझ में आया? ओके, देन इट्स गुड। एंड हम पैरा 2.3.2 को बताते हैं। इन प्रैक्टिस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आर ऑफन असाइन टू ग्रुप और टीम इन वर्क प्लेस। इस लाइन में ये कह रहा है कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे टास्क होते हैं, सो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप को या फिर टीम ऑफ मेंबर्स को लेते हैं, एक टीम में लेते हैं इंजीनियर्स को, 3, 4, 5, 6 जितनी हमें मैन आवर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग, मैन पावर की जैसे नीड होती है उस तरह से वहाँ पे हम लोग इंजीनियर्स को टेक करते हैं और एक टीम में या फिर ग्रुप में भी टास्क को दे दिया जाता है। कह रहा है दिस मे बी शिफ्ट टीम, ये एक शिफ्ट टीम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि जैसे कि इस शिफ्ट में ये बस पर्सन काम करेंगे एंड नेक्स्ट शिफ्ट में, जैसे कि 3 शिफ्ट इस टाइम चलती है, आई थिंक, हाँ 3 शिफ्ट चलती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑफ 24 आवर्स काम होते रहते हैं। सो 3 शिफ्ट चलती है आपकी, लेट नाइट शिफ्ट एक चलती है, एक इवनिंग शिफ्ट चलती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट चलती है। तो ये सारी शिफ्ट्स हैं सब। तो शिफ्ट के बारे में भी आपको स्टडी करना है नेक्स्ट, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। स्मॉलर ग्रुप विद इन अ शिफ्ट, और ये भी कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि किसी भी शिफ्ट में छोटा भी ग्रुप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हों। जैसा हमारा टास्क होगा उस तरह से शिफ्ट होगा, जो भी शिफ्ट का टीम होगा या फिर ग्रुप होगा वो होगा, उसमें जितने पर्सन होंगे टास्क के अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट ये इसमें कह रहा है ना, बी स्ट्रक्चर अराउंड एयरक्राफ्ट टाइप और प्लेस, मतलब कि वही जिस तरह से हमारा टास्क है उसके बेस पे हमारी टीम या फिर ग्रुप होंगे।
नेक्स्ट कह रहा है अल्थो डिस्टिंक्ट टास्क में बी असाइन टू इंडिविजुअल विद इन अ टीम। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई क्रिटिकल टास्क हो और टीम है, हमारे पास टीम है, हमारे पास इंजीनियर्स का टीम है या फिर ग्रुप है, तो वहाँ हम क्या करते हैं ना, इन टास्क को क्या कर लेते हैं, सारे इंजीनियर्स में बांट देते हैं। कि जैसे अगर हमारे पास 3 इंजीनियर्स हैं A B C, तो हमने क्या किया, अगर कोई टिपिकल टास्क था तो उसके पार्ट 1 को A को बांट दिया। वो आपस में, ये टीम मेंबर की बात होती है, मतलब कि जो भी टीम में है वो आपस में ये सारी बातचीत कर लेते हैं कि हाँ आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे, आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे, आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि इस तरह से हम एक तरह से इंडिविजुअल में बांट लेते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ देखनी है, आपको ये चीज़ पे काम करना है, आप इस चीज़ पे काम करना है, अदरवाइज वो ठीक से काम नहीं हो पाएगा। ओके, and the responsibility for fulfilling over goal would fall on the entire team। and ये कह रहा है अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो टीम मेंबर है वो आपस में बात तो कर ली है कि हाँ आपको बस टास्क ए देखना है और नेक्स्ट वाले जो इंजीनियर हैं उनको टास्क बी देखना है एंड नेक्स्ट वाले जो हैं उनको टास्क सी देखना है। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट इंजीनियर हो या फिर सेकंड या थर्ड हो वो अपने टास्क ए बी सी को कंप्लीट करके वो चले जाएंगे या फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम दूसरों का टास्क देखें, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि पूरी ओवरऑल टास्क, क्योंकि ये एक ही टास्क है बस उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग इंजीनियर में, तो ये तीनों इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये ओवरऑल टास्क के पर्पस को कंप्लीट करने का या फिर जिस उद्देश्य से इस टास्क को किया जा रहा है वो उद्देश्य या फिर वो उसका पर्पस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर वो गोल उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अगर एक इंजीनियर से गलती होती है, अगर टास्क 2 के इंजीनियर से गलती होती है तो केवल उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, ये सबकी गलती मानी जाएगी कि ये पूरे टीम मेंबर की गलती है। ओके, तो ये एक तरह से ग्रुप टीम में या फिर ग्रुप में काम करने का ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप नहीं देखते हैं ओके तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि दूसरों की गलती को भी आपकी गलती लिया जाता है। एंड ये नहीं है कि अगर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, जैसे कि हमने कहा कि जो एक टास्क था जो बहुत क्रिटिकल टास्क था वो केवल आपको मिला और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो आपकी जो क्रेडिट होती है केवल आपको नहीं मिलेगी, क्रेडिट सारे लोगों को मिलेगी क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे थे, तो उस टास्क की क्रेडिट सारे ग्रुप मेंबर या फिर टीम मेंबर को मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें ग्रुप के लिए यहाँ पे है। एंड देखिए यहाँ पे फिर पैरा जो 2.4 है इसमें फिर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कह रहा है कि ऑल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स आर स्किल्ड इंडिविजुअल हैविंग अंडरटेकन कंसिडरेबल ट्रेनिंग। जो इंजीनियर्स इंडिविजुअल में काम करते हैं या फिर वो करना चाहते हैं तो उनको एक अलग से कह रहा है कि स्किल होनी चाहिए, उनको एक कंसिडरेबल ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से। जैसे कि कह रहा है दे वर्क इन अ हाई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इन यूके एंड जनरली हैव कंसिडर्ड प्राइड इन देयर वर्क एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एयर सेफ्टी। जैसे कि ये एग्जांपल ले रहा है कि यूके में जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं, तो उनकी एक पर्सनल एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इंडिविजुअल में काम करने के लिए। ओके, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर अपने जो भी टास्क है उसके कंप्लीशन को समझ सकें, उसके पर्पज़ को समझ सकें, उसके गोल को फाइनलाइज कर सकें। अदरवाइज़ ये नहीं है कि बस हमने कह दिया कि सर मैं ये इंडिविजुअल कर लूँगा, हमने टास्क ले लिया और हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना है ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है इंडिविजुअल में तो आपको ग्रुप में जाना चाहिए। ओके, ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर गोल ग्रेड और क्वालिफिकेशन शुड वर्क इन responsible manner. This include not only licensed engineer and non licensed staff। कह रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं और वो उनका रोल क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका वर्क क्या है और वो किस तरह से अपने वर्क को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ये सारी चीज़ें वो अफेक्ट करती हैं एक तरह से उनके वर्क में। एंड कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लाइसेंस एयरक्राफ्ट इंजीनियर है उसकी ही केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अपनी समझे, यहाँ तक कि जो नॉन लाइसेंस स्टाफ हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बस लाइसेंस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल में कि वो ये सारी चीज़ें उसकी देखी जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन, रोल, उसका वर्किंग मैनर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके,
कह रहा है एयरवॉर्दीनेस नोटिस नंबर 3, आप लोग इसे याद रखिएगा, एयरवॉर्दीनेस नोटिस नंबर 3, डिटेल द सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LAE मतलब लाइसेंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। कह रहा है जो एयरवॉर्दीनेस नोटिस नंबर 3 है वो उसमें सर्टिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी एक एयरक्राफ्ट, वो एक लाइसेंस एयरक्राफ्ट इंजीनियर की, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की जो भी सर्टिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। दिस डॉक्यूमेंट स्टेट दैट सर्टिफाइंग engineer shall be responsible for ensuring that work is performed and recorded in satisfactory manner। कह रहा है कि इसी डॉक्यूमेंट में एक लाइन है जो कि यहाँ पे ये स्टेट कर रहा है कि जो भी सर्टिफाइंग इंजीनियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए कि टास्क अच्छा हुआ, परफॉर्म हुआ, अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, एंड रिकॉर्ड ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज़, जो कि ये कह रहा है रिकॉर्डेड इन सेटिस्फैक्टरी मैनर, मतलब कि अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुआ या फिर नहीं हुआ वो जो टास्क कंप्लीट हुआ है। ओके, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैरा 2.4.3 देखिए, लाइकवाइज नॉन सर्टिफाइंग टेक्नीशियन आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड इन अकॉर्डिंग विद CIR 145, यहाँ पे आप CIR बढ़ेंगे जो कि ये या सा के अकॉर्डिंग है तो ये JIR लिखता है। मस्ट इस्टेब्लिश द कॉम्पिटेंस ऑफ एवरी पर्सन वेदर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हैंड ऑन मेंटेनेंस और नॉट। कह रहा है कि नॉन सर्टिफाइंग इस टाइप की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस प्रोसेस में। एंड एक जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव है CR 145 से, वो कह रहा है कि हर एक पर्सन की कॉम्पिटेंस क्या है और वो किस तरह से इन्वॉल्व है मेंटेनेंस में, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिफाइन कर रहा है। द सा हैज़ प्रीवियस रूल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक प्रोविजन ऑन मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ वर्क शीट ऑफ मैकेनिकल इन्वॉल्व टू साइन फॉर द वर्क। कह रहा है कि ये जो सा है CAA, सो ये कह रहा है कि प्रीवियस मतलब कुछ ही साल पहले इसने क्या किया था, ये सिस्टम बनाया कि जो भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड है मतलब मेंटेनेंस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, वर्कशीट होगा, एंड मैकेनिक्स जो होगा साइन ऑफ करता है या फिर साइन करता है मेंटेनेंस टास्क की, वो सारी चीज़ें के बारे में